वेलकम इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज के सेशन में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। गिविंग रीजंस क्लासिफाइंग द फॉलोइंग इनटू इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। पॉइंट नंबर ए, मशीन परचेज बाय अ डीलर ऑफ मशीन्स। क्योंकि ये मशीन खरीदी गई है एक डीलर के द्वारा, यानी कि ये मशीन रीसेल पर्पज से खरीदी गई होगी, जिसकी वजह से इसे माना जाएगा इंटरमीडिएट गुड। देन पॉइंट नंबर बी, अ कार परचेज्ड बाय अ हाउस होल्ड। क्योंकि कार हाउस होल्ड के द्वारा खरीदी गई है, इसका मतलब ये माना जाएगा कि ये कार खरीदी गई होगी कंजम्पशन पर्पज से। दैट मीन्स ये कहलाएगा फाइनल गुड। क्वेश्चन नंबर 62, How will you treat the following while estimating national income of India? Give reasons for your answer. 2010 में ये क्वेश्चन आ चुका है 6 मार्क्स का। पॉइंट नंबर ए, डिविडेंड रिसीव्ड बाय अ फॉरेनर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इनकम एक फॉरेनर को हुई है। दैट मीन्स नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से इसे नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह नहीं है कि पैसा कहां पर कमाया गया है, बल्कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैसा कमाया किसने है। और नेशनल इनकम में केवल रेजिडेंट्स की इनकम आती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ ब्रांच ऑफ एन इंडियन बैंक इन कनाडा। अगर एक इंडियन बैंक प्रॉफिट अर्न कर रहा है, यानी कि ये नेशनल इनकम में शामिल होगा, क्योंकि इंडियन बैंक इंडिया का रेजिडेंट बैंक कहलाएगा और रेजिडेंट्स की इनकम शामिल की जाती है नेशनल इनकम में। पॉइंट नंबर सी, स्कॉलरशिप गिवन टू इंडियन स्टूडेंट्स स्टडिंग इन इंडिया बाय अ फॉरेन कंपनी। स्कॉलरशिप चाहे कोई भी दे रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये कभी भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगी, क्योंकि ये ट्रांसफर पेमेंट कहलाती है और जिस व्यक्ति को मिलेगी ये इनकम, उसके लिए ट्रांसफर इनकम कहलाएगी। स्कॉलरशिप को कभी भी शामिल नहीं किया जाएगा नेशनल इनकम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट आर स्टॉक वेरिएबल्स। वो वेरिएबल्स जिनको मेजर किया जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 64, डिफाइन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को ही कहा जाता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जिसका मतलब है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स, यानी कि एसेट्स, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, यानी सामान्य टूट फूट के कारण अगर कीमत घट रही है एसेट्स की, या फिर एक्सीडेंटल डैमेजेस के कारण कीमत घट रही है, या फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, दैट मीन्स हमारा एसेट आउट ऑफ डेट हो चुका है, तो वो कहलाएगा डेप्रिसिएशन। किसी भी वजह से अगर एसेट्स की कीमत घट रही है, दैट मीन्स वो डेप्रिसिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, एक्सप्लेन हाउ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज आर अ लिमिटेशन इन टेकिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। यानी कि जीडीपी के बढ़ने पर भी देश में लोगों का कल्याण नहीं होगा, उनका भला नहीं होगा। इसमें एक लिमिटेशन आपको पढ़ाई गई थी, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, उसके बारे में हमें यहां पे एक्सप्लेन करना है। तो इसमें बताएंगे नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस पहले होते क्या है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस लाइक सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स, एक्सचेंजेस थ्रू बार्टर, एंजॉयमेंट फ्रॉम हॉबीज लाइक पेंटिंग, गार्डनिंग एटसेट्रा, विच इंक्रीजेज इकोनॉमिक वेलफेयर। अर्थात इनसे हमारा भला होता है, इन सभी एक्टिविटीज से, जितने भी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हैं, लेकिन इनको नेशनल इनकम में या जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता, और यही इसकी कमी है। इसलिए जीडीपी के बढ़ने पर भी उसे एक अच्छा इंडेक्स ऑफ वेलफेयर नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, गिविंग रीजंस एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट असाइंड टू द फॉलोइंग व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। पॉइंट नंबर ए, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय एम्प्लॉइज। इसे नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये एम्प्लॉयज के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया गया है।
और केवल एम्प्लॉयर का ही कंट्रीब्यूशन शामिल होता है, एम्प्लॉय का नहीं। ये कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट नहीं है। अगर एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन मिलेगा उसके एम्प्लॉयर से, तभी वो नेशनल इनकम में शामिल होता है। एम्प्लॉय का जो खुद का कंट्रीब्यूशन है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए, वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। पॉइंट नंबर बी, पेंशन पेड आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है एम्प्लॉय को, वो शामिल होगी नेशनल इनकम में, क्योंकि ये कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है। इसके लिए पास्ट में एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज दे चुका है, अर्थात ये पेंशन फ्री में नहीं मिल रही है, इसके लिए पास्ट में सर्विसेज दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, गिविंग रीजंस एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट असाइंड टू द फॉलोइंग व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। ये क्वेश्चन भी 2011 में आ चुका है, 4 नंबर का। पॉइंट नंबर ए, फैमिली मेंबर्स वर्किंग फ्री ऑन द फार्म ओन्ड बाय द फैमिली। अगर एक परिवार के सदस्य खेत में काम कर रहे हैं तो ये नेशनल इनकम का पार्ट है, इसे शामिल करेंगे क्योंकि ये मिक्स्ड इनकम कहलाती है। पॉइंट नंबर बी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स बाय जनरल गवर्नमेंट। अगर जनरल गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट पे किया है बोरोइंग्स पर, तो इसे नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया कर्ज, जिसे पब्लिक डेब्ट भी कहा जाता है, ये कंजम्पशन पर्पज से लिया गया कर्ज कहलाता है, और इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट को ट्रांसफर पेमेंट माना जाएगा, जिसकी वजह से ये इंटरेस्ट शामिल नहीं होगा। दैट मीन्स इसी का मतलब है इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट, जो पहले भी आ चुका है क्वेश्चंस में, और उसे हमने बताया था कि आपको नेशनल इनकम में शामिल नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, गिविंग रीजंस एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट असाइंड टू द फॉलोइंग व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। पॉइंट नंबर ए, एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ अ बिल्डिंग। अगर एक बिल्डिंग की मेंटेनेंस पर पैसा खर्च किया है, दैट मीन्स ये एक एक्सपेंस है, इससे हमारी एसेट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, ये केवल इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाएगा, जिसकी वजह से इसे नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर बी, एक्सपेंडिचर ऑन एडिंग अ फ्लोर टू द बिल्डिंग। अगर हमने बिल्डिंग में एक नया फ्लोर ऐड करा लिया तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, दैट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है ये, इसे नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा, और यही कहलाता है पर्टिकुलरली ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, डिफाइन कंजम्पशन गुड्स। गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर्स फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स आर कॉल्ड कंजम्पशन गुड्स। वो सभी गुड्स जो कंज्यूमर्स के द्वारा खरीदे जाते हैं कंजम्पशन पर्पज से, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी कि अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए, जैसे कि फूड, शर्ट, शूज। हम जैसे कंज्यूमर्स के द्वारा जितना भी सामान घर में खरीदा जाता है वो सब कंजम्पशन गुड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन फ्लो वेरिएबल। अगर किसी भी वेरिएबल को ओवर द पीरियड मेजर किया जा रहा है, दैट मीन्स वो फ्लो वेरिएबल है, मेजरेबल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये बात इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, इनकम, ये सभी वो वेरिएबल्स हैं जिनको ओवर द पीरियड मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। अगर रॉ मटेरियल परचेज किया गया है फैक्ट्री में यूज करने के लिए तो वो इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा, या फिर कोई भी असेट जैसे कि मशीन एक डीलर के द्वारा खरीदी गई है रीसेल पर्पस से, तो वो भी इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट वन स्टेप कैन बी टेकन थ्रू मार्केट टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ अ प्रोडक्ट हार्मफुल फॉर हेल्थ। अगर कोई भी प्रोडक्ट हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है तो उसके कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। यहां पर 2 स्टेप आपको बताए गए हैं, चार्जिंग हाई टैक्स और बैंड इट। या तो गवर्नमेंट को उस प्रोडक्ट पर ज्यादा टैक्स चार्ज करना चाहिए या फिर गवर्नमेंट को वो प्रोडक्ट बैन कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73,
डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एलबीएस के बारे में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं और साथ में ये भी बताना है कि विच ऑफ दीज इज अ बेटर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड वाई। क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है 2013 में 4 मार्क्स का। रियल जीडीपी का मतलब वो जीडीपी जिसे फिक्स्ड प्राइसेस पर मेजर किया जाएगा, यानी कि बेस ईयर की प्राइसेस पर। और नॉमिनल जीडीपी का मतलब वो जीडीपी जिसे करंट ईयर के प्राइसेस पर मेजर किया जाएगा, यानी कि वो प्राइसेस जो उसी साल की होंगी जिस साल जीडीपी निकाला जा रहा है। और इन दोनों में से रियल जीडीपी बेटर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर होता है, क्योंकि जीडीपी यहां पर केवल तभी बढ़ेगा जब देश में आउटपुट का लेवल बढ़ेगा। और नॉमिनल जीडीपी पर 2 चीजों का असर पड़ता है, फिजिकल आउटपुट के साथ साथ प्राइसेस से भी जीडीपी बढ़ जाता है। लेकिन रियल जीडीपी केवल तभी बढ़ सकता है जब देश में आउटपुट बढ़ेगा, फिजिकल आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक्स एंड फ्लोज। दोनों के हमें एग्जांपल्स बताने हैं। यहां पर डिस्टिंग्विश करने के लिए आप चाहो तो कॉलम बना के भी डिफरेंस दे सकते हो, जैसे कि आपको पहले पढ़ाया गया था, या फिर आप सिंपली इनकी डेफिनेशन दे करके एग्जांपल दे सकते हैं। स्टॉक वेरिएबल, अ स्टॉक इज अ क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अगर किसी भी वेरिएबल को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जा रहा है, इसका मतलब वो स्टॉक वेरिएबल है। एग्जाम्पल, अमाउंट ऑफ लोन या वैल्यू ऑफ असेट्स। और फ्लो वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसे ओवर द पीरियड मेजर किया जाता है। एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एटसेट्रा, ये सभी वो वेरिएबल्स हैं जिनको हमेशा समय के आधार पर मेजर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, हाउ शुड द फॉलोइंग बी ट्रीटेड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। 2012 का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का। विद रीजन हमें आंसर देना है, विदाउट रीजन वैसे भी एग्जाम में मार्क्स नहीं दिए जाते। एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बाय अ फैमिली, इसे नेशनल इनकम में शामिल करेंगे क्योंकि ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है और एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा ये शामिल हो जाएगा नेशनल इनकम में। पॉइंट नंबर बी, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय अ स्कूल। अगर स्कूल जो कि एक प्रोडक्टिव यूनिट है उसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पर पैसा खर्च किया गया है तो ये बिजनेस का एक एक्सपेंस है, यानी कि ये एक इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाएगा, जिसकी वजह से इसे शामिल नहीं करेंगे। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट इज एन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये एक्सपेंस है। 76, हाउ शुड द फॉलोइंग बी ट्रीटेड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, गिव रीजंस। पॉइंट नंबर ए, एक्सपेंडिचर ऑन फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा फ्री में प्रोवाइड कराई गई सर्विसेज को नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है, क्योंकि यही कहलाता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पॉइंट नंबर बी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ गवर्नमेंट फर्म, ये नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा क्योंकि ये फर्म के द्वारा पे किया गया इंटरेस्ट है। दैट मीन्स ये फैक्टर इनकम होगा। अगर कोई भी प्रोडक्टिव यूनिट इंटरेस्ट पे कर रही है तो वो नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, हाउ शुड द फॉलोइंग बी ट्रीटेड इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, यू मस्ट गिव रीजन फॉर योर आंसर। 2014 का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का। टेकिंग केयर ऑफ एज्ड पेरेंट्स, यानी कि एज्ड पेरेंट्स की देखरेख पर पैसा खर्च किया गया है तो ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाएगा, जिसकी वजह से इसे शामिल करेंगे। पॉइंट नंबर बी, पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स नेशनल इनकम में शामिल तो होता है लेकिन उसे अलग से नहीं जोड़ना पड़ता। ये शामिल होता है लेकिन इसे अलग से नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये प्रॉफिट का पार्ट है और प्रॉफिट के द्वारा ये शामिल हो जाएगा। पॉइंट नंबर सी, एक्सपेंडिचर ऑन प्रोवाइडिंग पुलिस सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, ये भी नेशनल इनकम में शामिल होगा क्योंकि ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है और ये एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा ऐड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट आर एक्सटर्नलिटीज
गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी एंड इट्स इंपैक्ट ऑन वेलफेयर ऑफ द पीपल। एक व्यक्ति के द्वारा अगर कोई भी नुकसान दूसरे को पहुंचाया जा रहा है या फायदा पहुंचाया जा रहा है और इसके बदले में उसे ना तो कोई इनाम मिल रहा है और ना ही उसे कोई सजा दी जा रही है, तो यही कहलाती है एक्सटर्नैलिटी। इसका अगर हमें बताना है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, तो आप यहां पर एग्जाम्पल देंगे ब्यूटीफुल गार्डन्स का और ग्रीन पार्क्स का, जो लोगों के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं और इसे नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन इससे लोगों का वेलफेयर होता है, इसलिए ये एक लिमिटेशन है एक्सटर्नैलिटीज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 79, गिविंग रीजंस एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग शुड बी ट्रीटेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। 2015 का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ फर्म टू अ बैंक, अगर इंटरेस्ट फर्म ने पे किया है तो ये नेशनल इनकम में शामिल होगा, क्योंकि ये फैक्टर इनकम कंसीडर किया जाएगा। पॉइंट नंबर बी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ बैंक टू एन इंडिविजुअल, क्योंकि ये इंटरेस्ट बैंक ने पे किया है तो इसे भी नेशनल इनकम में शामिल करेंगे, क्योंकि बैंक एक प्रोडक्टिव यूनिट होती है। पॉइंट नंबर सी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडिविजुअल टू अ बैंक, यानी किसी व्यक्ति ने लोन लिया था बैंक से जिस पर वो इंटरेस्ट बैंक को पे कर रहा है। यहां पर इंटरेस्ट पे करने वाला इंडिविजुअल है और इसने लोन लिया होगा कंजम्पशन पर्पज से, तो इसे नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये फैक्टर इनकम नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 80, हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग व्हाइल एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यहां पर ध्यान रखिएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बताना है, नेशनल इनकम के बारे में नहीं बताना है। प्रॉफिट अर्नड बाय अ ब्रांचेज ऑफ अ कंट्रीज बैंक इन अदर कंट्रीज, अगर हमारे देश के बैंक ने अदर कंट्रीज में जाकर इनकम अर्न की है तो ये डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं होगा, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में केवल वही इनकम शामिल की जाती है जो हमारे देश के विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर पैदा हुई हो। विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी अगर इनकम पैदा हुई है तभी उसको शामिल करेंगे, और ये इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर पैदा हुई थी। गिफ्ट्स गिवन बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉइज ऑन इंडिपेंडेंस डे, गिफ्ट्स को कभी भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता और ना ही डोमेस्टिक इनकम में, क्योंकि ये ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट कहलाती है। पॉइंट नंबर सी, परचेजेस ऑफ गुड्स बाय फॉरेन टूरिस्ट्स, अगर फॉरेन टूरिस्ट ने गुड्स पर पैसा खर्च किया है तो ये नेट एक्सपोर्ट यानी कि सेल्स का पार्ट है, जिसकी वजह से इसे नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा और ये डोमेस्टिक इनकम में भी शामिल होगा।